Next is the Faraday's law of electromagnetic induction. There are few laws on electromagnetic induction and induced electromagnetic field. The first one is the Faraday's law of electromagnetic induction. The Faraday's law of electromagnetic induction basically states that when we change a magnetic field in a coil or loop, an EMF is induced in it which lasts only for the time. Okay. सिंपली कि जब आप किसी भी लूप या कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब आप चेंज करते हैं पर एरिया, जब आप उनको चेंज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है और वो इंड्यूस्ड उस वक्त तक रहती है जब तक जो है फ्लक्स जो है वो आप उसको चेंज करते रहेंगे। जब फ्लक्स आप चेंज करना बंद कर देंगे तो वो उसमें ईएमएफ जब इंड्यूस होना बंद हो जाएगी। तो जब भी आप किसी फ्लक्स या कॉइल के अंदर ऑलरेडी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो आपने पहले से अप्लाई की होती है उसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जब हम उसे चेंज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होती है और वो ईएमएफ उस वक्त तक इंड्यूस्ड होती रहती है जब तक वो आप फ्लक्स जो है वो चेंज करते रहेंगे। Now, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change in magnetic flux. तो कितनी EMF induced होगी, that is directly proportional to the rate of change in magnetic flux. जिस रेट से magnetic flux change होगा उसी हिसाब से उतनी मैग्नीट्यूड की EMF जो है वो induced होगी और वो तब तक induced होती रहेगी जब तक magnetic flux change होता रहेगा और उसकी मैग्नीट्यूड रेट पे डिपेंड करेगी कि किस रेट से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है उस कॉइल या लूप के अंदर चेंज कर रहे हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अब किन वे से हम किसी लूप या कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, कि किन वे से चेंज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द म्यूचुअल इंडक्शन, द सेकंड वन इज सेल्फ इंडक्शन, द थर्ड वन इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ मैग्नेट इन अ कॉइल और लूप। के आप जो कॉइल या लूप आपका है उसके अंदर आप किसी जो मैग्नेट है उसको टू एंड फ्रो मूव करवाएं, यानी कि मैग्नेट को आप मूव करवा रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ को आप चेंज कर रहे हैं। एक तो ये हो सकता है, एक हो सकता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। एक ये हो सकता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को मूव करवाएं। इसमें ये था कि कॉइल के अंदर आपने कोई मैग्नेट रखना है और उसको मूव करवाना है, ठीक है ना। जबकि सेकंड केस में क्या है, आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कोई है उसके अंदर आप कॉइल को जो है वो टू एंड फ्रो मूव करवाएं। ये पॉसिबिलिटी भी है, इससे भी आप जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कॉइल के अंदर चेंज कर सकते हैं। और एक है रोटेशन ऑफ अ मैग्नेट इन अ कॉइल और लूप। अब मैग्नेट को रोटेट करवा दें, एक तो टू एंड फ्रो मूव करवाना ना, एक आप उसको रोटेट करवा सकते हैं कि मैग्नेट को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाते हैं तो उससे भी आप उस कॉइल या लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, उसका रेट कम ज्यादा कर सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें इस फिगर में। Let's suppose we have a conductor which has a length L, ठीक है। एक हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ जो है वो L है इस कंडक्टर की, एंड दैट कंडक्टर इज प्लेस्ड ऑन अ कंडक्टिंग रेल, ठीक है। उसको किसी कंडक्टिंग रेल के ऊपर जो है वो रखा हुआ है, यानी कि जस्ट लाइक कंडक्टिंग रेल से मुराद ये कि जस्ट लाइक मतलब आपने उसके नीचे जो है एक रेलिंग जो है वो डाल दी है, इस रेलिंग के ऊपर आपको कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं, है ना। वो जस्ट एज अ स्लाइड के तौर पे उसके ऊपर वो स्लाइड करेगा उस रेलिंग के ऊपर, और वो रेलिंग जो होगी वो कंडक्टिंग होगी, यानी कि उसके अक्रॉस जो है आप कोई पोटेंशियल जो है वो वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, कंडक्टिंग रेल होगी। जस्ट लाइक इस फिगर में देखें, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये रेलिंग है और उसकी जो लेंथ है दैट इज टोटल लेंथ दैट इज एल। ये जो आपको बार नजर आ रहे हैं ये बेसिकली रेलिंग है, कंडक्टिंग रेलिंग है, और ये इसके ऊपर आपने कोई भी अपना कंडक्टर रख दिया है, उसको आप इसके ऊपर जो है वो मूव करवाएंगे। Now the both ends of these conducting rail are connected with galvanometer। दोनों एंड्स को देखें, इस एंड को भी और इस एंड को हमने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि जो उसमें से करंट फ्लो हो उस करंट को हम चेक कर सकेंगे कितना करंट जो है इसके अंदर इंड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देना इन दोनों कंडक्टिंग रेल्स के दोनों इस साइड वाले एंड की तरफ। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड बी इज डायरेक्टेड इनटू प्लेन ऑफ पेपर एंड डिनोटेड बाय एक्स। ये जो आपको एक्स नजर आ रहा है, ये जो क्रॉस नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी जो डायरेक्शन है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड को जब यूं इस तरह से अप्लाई करते हैं या तो वो इनटू द पेज होती है या आउट ऑफ द पेज होती है, ठीक है। इनटू द पेज, ये आउट ऑफ द पेज। तो ये जो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब हमेशा होता है इनटू द पेज। अगर यहाँ पे क्रॉस की बजाय डॉट होते तो उसका मतलब होता था आउट ऑफ द पेज। तो ये क्रॉस का मतलब है कि इनटू द पेज आपने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके अंदर जो है वो इंड्यूस कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा व्हेन द रॉड इज एट रेस्ट, जब आपने इस रॉड को मूव नहीं करवाया, अब रॉड एट रेस्ट पे है, कोई मोशन नहीं हो रही है, देन द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, दैट मीन कि नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द दीज द कंडक्टिंग रेल्स। कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा बिकॉज आपकी जो रॉड है वो मूव नहीं कर रही है, ठीक है। बट व्हेन रॉड इज मूव्ड अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड टू एंड फ्रो, जब आप इन रॉड्स को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टू एंड फ्रो मूव करवाएंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी थी उसके अंदर, आप अपने अपने कंडक्टर को आप मूव करवा रहे हैं, रॉड को मूव करवा रहे हैं, ठीक है। नाउ द गैल्वेनोमीटर शोज a deflection that which means that there is an induced EMF, क्योंकि EMF इंड्यूस्ड होगी तो देखिए वोल्टेज होगी तो वहां पे करंट इंड्यूस्ड होगा ना। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब है देयर इज एन इंड्यूस्ड EMF इन द लूप ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आपने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अभी रॉड को मूव करवाया, रॉड को मूव करने से क्या हुआ कि वहां पे एक EMF इंड्यूस्ड हुई। क्यों EMF इंड्यूस्ड हुई? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट था वो चेंज होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से एक EMF इंड्यूस्ड हुई, और उस EMF के इंड्यूस होने की वजह से करंट फ्लो करेगा, और वो करंट जो है फिर यहाँ पे आप एज अ डिफ्लेक्शन ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर जो है वो देख सकते हैं, इसकी नीडल जो है ये डिफ्लेक्शन शो करेगी। Now this deflection of galvanometer shows EMF is only induced when flux is changing, ठीक है। जैसे ही आप फ्लक्स को चेंज करना बंद कर देंगे, रॉड को आप स्टॉप कर देंगे मूव करना, तो यहाँ पे अगेन गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है ये कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। ये जैसे ही आपने फ्लक्स चेंज स्टॉप कर दिया, EMF इंड्यूस विल आल्सो वैनिश, खत्म हो जाएगी। ओके, नाउ इफ वी पुल द रॉड, अगर हम इस रॉड को अब टुवर्ड्स राइट जो वो पुल करें, इसको मूव करवाएं विद वेलोसिटी v, लेट्स सपोज विद कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ, अब इस रॉड को हम राइट साइड पे पुल करते हैं, ठीक है। देन द मोशनल EMF जो इसके अंदर अब EMF इंड्यूस्ड होगी पुल करने से, दैट विल बी इक्वल टू, ये इज इक्वल टू माइनस VBL। हेयर v इज द वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ आपने इस रॉड को पुल किया, इसको आपने मूव करवाया है, ठीक है। हेयर b इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग, the length of the rod, conducting rod. Now if distance traveled by the rod in the time delta t is d, ठीक है। देखिए इनिशियली जो रॉड थी वो यहाँ पड़ी हुई थी, जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये जो लेट्स सपोज ये इनिशियली जो रॉड थी वो यहाँ पे थी, इनिशियली यहाँ पे थी, ये थी। अब हमने उसको वेलोसिटी v के साथ मूव करवाया है, पहले ये थी, अब वो यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे हम उसको ले आए रॉड को मूव करवा के विद वेलोसिटी v। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया एक्स एक्सिस के अलोंग dx, पहले उसकी पोजीशन ये थी, अब यहाँ पे हम उसको मूव करवा के लाए विद वेलोसिटी v, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, दैट इज dx। कितने टाइम में कवर किया, dt टाइम के अंदर, डेल्टा t टाइम के अंदर उसने डेल्टा x डिफरेंस जो है वो कवर किया, डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। नाउ हमें बताया कि सिंपली वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, वेलोसिटी रॉड की किसके इक्वल होगी, सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। हियर dx ओवर dt इज द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर दें, पुट करें माइनस BL, और v की वैल्यू पुट कर दें dx ओवर dt। नाउ हियर व्हाट इज दिस L dx, ये किस चीज से इक्वल है, लेंथ इनटू विड्थ, दिस इज द एरिया ऑफ द रॉड, L और dx, दिस इज द एरिया, इसको हम dA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये चीज क्या है, माइनस BDA मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, चेंज इन एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को याद करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी, फाई ई किसके इक्वल था, ई डॉट डी ए, ऐसे था ना, ई डॉट डी ए, यानी कि ई डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड और क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए का प्रोडक्ट था। इसी तरह से अब यहाँ पे देखें बी डी ए है, तो ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल था ई डी ए, और यहाँ पे बी डी ए है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा, एंड दैट मैग्नेटिक फ्लक्स कैन रिप्रेजेंट दैट मैग्नेटिक फ्लक्स बाय फाई एम, this is the magnetic flux phi m, this will be equal to the d phi
ओवर dt। तो ये हमारे पास वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी जो इस रॉड को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाने की वजह से जो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस्ड हुई है, ठीक है, दैट ईएमएफ विल बी इक्वल टू दिस। अब लेट्स सपोज ये जो हमारा लूप है, इस लूप के n टर्न्स हैं, ठीक है। अगर इफ दिस लूप हैज n टर्न देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सिंपली, देखिए एक लूप में ये है, सिंगल लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो ये है। तो अगर वहां पे n लूप होंगे, n टर्न्स होंगे, तो फॉर n टर्न सिंपली एक लूप की जो ईएमएफ है उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n टर्न्स में इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी। सिंपली उसको n से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन लूप हैज n नंबर ऑफ टर्न्स। What does this negative sign means? The negative sign means that the direction of induced EMF is always opposite to the reason or cause which is producing it। ठीक है, यानी कि ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, हमेशा ऑपोजिट होगी उस रीजन के, उस कॉज के जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब यहाँ पे इसका कॉज क्या है इसको प्रोड्यूस करने का? चेंज इन फ्लक्स। तो बेसिकली ये चेंज इन फ्लक्स के ऑपोजिट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऑपोजिट होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन एज, अभी हमने पहले भी बात की है, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू d डॉट da। ठीक है, अगर तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो, ये तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है ना डी फाई के साथ। अगर हमने चेंज निकालना हो तो चेंज के लिए सिंपली क्या करते हैं, उसको होल सिस्टम के ऊपर, होल इसके ऊपर जो है आपकी जो अपना लोअर लिमिट्स है उसके ऊपर हम जो है वो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे अब किसके ऊपर इंटीग्रेशन होगी? एरिया के ऊपर। तो टोटल जो टोटल एरिया के ऊपर इसको आप इंटीग्रेट कर दें। 5m जब इसके इक्वल है तो 5m की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दैट विल बी इक्वल टू, यानी कि ये उसके इंटीग्रल फॉर्म में आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसको आप सॉल्व भी करना चाहें अगर, तो आपके पास चेंज इन फ्लक्स यूं गिवन है तो ठीक है। अगर आपके पास जो है वो इंटीग्रल फॉर्म उसकी आपने बनानी है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो फिर आप उसको यूं इस तरह से इंटीग्रल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये उसकी दोनों फॉर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, now this is the statement of Faraday's law of electromagnetic induction। ठीक है, this is the general form of Faraday's law of electromagnetic induction। ये तो हमारे पास आ गई स्टेटमेंट, आ गई फेरेडेज लॉ की। अब देखिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली क्या है? वोल्टेज है। ईएमएफ क्या है? एक वोल्टेज है जो इंड्यूस्ड हो रही है उसके अंदर। ठीक है, तो अब वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है? याद करिए, पीछे हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में पढ़ा था कि V इज इक्वल टू इंटेग्रल E डॉट डी, ई डॉट डी एक्स और ई डॉट डी आर या डी एस, जो भी डिस्टेंस में चेंज आ रहा है पोजिशन वेक्टर में। तो सेम वही रिलेशन को उसको रिकॉल करें, वहां पे हम V यूज करें, तो यहाँ पे चूंकि हम EMF ले रहे हैं और EMF बेसिकली वोल्टेज इंड्यूस्ड ही है, तो EMF इंड्यूस्ड EMF किसके इक्वल आ जाएगा? इंटेग्रल E डॉट डी एस और डी आर, वट एवर यू कैन यूज। ये वही चीज है, यहाँ पे V इज इक्वल टू E डॉट डी आर, यानी कि इंड्यूस्ड EMF जब वो इसके इक्वल भी होती है बाय डेफिनेशन। ठीक है, ये रिलेशन है EMF का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट को और इस इक्वेशन को, दोनों को का कंपैरिजन करें। इन दोनों को हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने से दोनों ये साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये साइड्स भी इक्वल होंगी। ये अब अगर लेट्स सपोज जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो एक ही है, सिंगल टर्न्स के लिए n को 1 पुट कर दें और ये आपके पास आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, दिस इज द integral form of Faraday's law of electromagnetic induction। This is the simple general form of Faraday's law of electromagnetic induction। ठीक है, this is the general form and this is the integral form of the Faraday's law of electromagnetic induction। अच्छा, ये हमने उसकी देखी है। अब इसकी नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। इंटेग्रल फॉर्म थी ना, तो इसके हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी डिफरेंशियल फॉर्म क्या है। डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब है कि इसको हम यानी कि डेल की फॉर्म में, डेरिवेटिव की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसकी इंटेग्रल फॉर्म से हम स्टार्ट लेते हैं फैराडेज लॉ की। इसको रीराइट करें। ठीक है,
अब इसके ऊपर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करें। स्टोक्स थ्योरम में भी आपने कहीं ना कहीं इसको अगर पढ़ा होगा, तो अगर नहीं भी पढ़ा तो इसको जस्ट मैं हमको इसको हम एक स्टेटमेंट की हद तक, डेफिनेशन की हद तक देख लेते हैं। स्टोक्स थ्योरम बेसिकली ये कहते हैं कि एरिया पोजीशन के साथ जो है इसका जो डॉट, कोई भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको जब आप इंटेग्रल लेते हैं, दैट इज सिंपली इज इक्वल टू द इंटेग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, उस क्वांटिटी का जो डिफरेंशियल है उसके क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का एरिया के साथ आप जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर उसका आप उसको उसका इंटेग्रल लेते हैं। सिंपली ये डेफिनेशन है इसकी स्टोक्स थ्योरम की कि आपके पास कोई इस तरह से अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी गिवन है, वट एवर कोई भी क्वांटिटी इस फॉर्म में गिवन है, तो इस उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि अगर ये फॉर्म गिवन है तो वो इस चीज के इक्वल होती है, उसे हम यूं लिख सकते हैं बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो देखिए अब इस इक्वेशन में देखें, इस इक्वेशन की ये इस पे हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसकी भी देखें ये जो साइड है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये और ये साइड सेम है। ठीक है, ये भी वही चीज है, उसी तरह से है कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर के साथ, उसके ऊपर फिर हम ये स्टोक्स थ्योरम की ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस पे अप्लाई करें, देखिए अप्लाई करेंगे तो डेल क्रॉस ई डॉट डी ए, यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब है ये साइड्स भी इक्वल होंगी सिंपली। तो ये दोनों साइड्स का कंपैरिजन करें, ये साइड और ये साइड इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये भी इंटेग्रल है और ये भी इंटेग्रल है, तो ये किसके इक्वल होगा, इसको कंपेयर करें दोनों फॉर्म्स को। माइनस इसको अंदर ले जाएं, बी डी बी ओवर डी टी इंटू डी ए, तो इसका कंपैरिजन करें, दिस थिंग इस चीज का डॉट प्रोडक्ट है डी ए के साथ, और यहाँ पे डी बी ओवर डी टी का डॉट प्रोडक्ट है डी ए के साथ। ठीक है, तो दोनों साइड्स पर डॉट प्रोडक्ट है सेम, उसके साथ इनको जब आप कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी जो लेफ्ट रह जाएंगे, दैट इज सिंपली डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी। This is called the differential form of Faraday's law of electromagnetic induction. Del cross E is equal to minus dB over dt. And this is one of the differential form of Maxwell for one of the equation of from Maxwell equation ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, उनमें से एक इक्वेशन की फॉर्म जो है वो यही है। तो ये दो इसकी बेसिक फॉर्म्स हैं। सिंपल अगर उसको हम देखें जनरल फॉर्म में, उसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये तो सिंपली ये स्टेटमेंट है, ये तो फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट है, नॉट फॉर्म, क्योंकि ये एज इट इज जो से हमने उसको डिफाइन किया था कि इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल होती है, तो ये बाय डेफिनेशन जो उसकी है, उसको हमने मैथमेटिकली अगर लिखें तो इसको हम यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, and this is the integral form of Faraday's law of electromagnetic induction, and the last one is the del cross is equal to minus dB over dt. This is the differential form of Faraday's law of electromagnetic induction. Okay, the next one is the what is the motional EMF, how we can derive its relation. ठीक है, motional EMF क्या है, when a conductor is moved across a magnetic field, EMF is induced in it which is called the motion। simply वही जो हमने पीछे बात की थी, induced EMF जो है that is the, उसको हम motional EMF भी कहते हैं, कि जब आप किसी कंडक्टर को, क्योंकि motional EMF का मतलब है मोशन के साथ रिलेटेड है, मूव कर रहा है, मोशन हो रही है, दैट्स वाई हम इंड्यूस ईएमएफ को मोशन ईएमएफ कहेंगे, कि जब आप कंडक्टर को मूव करवाएंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस कंडक्टर को मूव करवाने की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा वो एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और वो ईएमएफ इंड्यूस जो है दैट विल बी कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर इन एन मैग्नेटिक फील्ड। हाउ कैन डिराइव इट्स रिलेशन, इसका हम रिलेशन किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, लेट्स सपोज कंसिडर अ कंडक्टर हैविंग लेंथ एल। अगेन उसी तरह से हम लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर की लेंथ जो है वो एल है, एंड दैट कंडक्टर इज प्लेस ऑन अ कंडक्टिंग रेल। उसी तरह से कंडक्टिंग रेल के इसको चेक करते हैं,
ओके, ये कंडक्टर है, उस कंडक्टर को हमने इसी तरह से कंडक्टिंग रॉड के ऊपर रखा है। कंडक्टर की जो लेंथ है दैट इज एल, ठीक है। ये कंडक्टिंग रॉड्स हैं। कंडक्टिंग रॉड से अगेन हमने ये जो दोनों एंड्स हैं, इन एंड्स पे हमने एक गैल्वेनोमीटर जो है वो फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब ये कंडक्टिंग रॉड है, इसके ऊपर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि चार्ज क्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। द एंड सी एंड डी ऑफ कंडक्टिंग रेल आर कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर, ठीक है। हमने उसके दो साइड्स के एंड्स को गैल्वेनोमीटर के साथ कंडक्ट अटैच कर दिया है, ताकि जैसे उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो तो उसकी वजह से जो करंट उसमें से फ्लो करेगा वो उसकी हमें फौरन से डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है शो कर देगी, तुम्हें पता चल जाएगा अब इसमें जो ईएमएफ जो है इंड्यूस हो जाएगी। और वो तब तक इंड्यूस रहेगी जब तक आप उस कंडक्टर को उस फील्ड के अंदर मूव करवाएंगे। जैसे आप मोशन को स्टॉप करेंगे, फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स स्टॉप हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होना स्टॉप हो जाएगा, तो उसमें से जो इंड्यूस ईएमएफ जो इंड्यूस हुई थी वो वैनिश हो जाएगी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमने जो अप्लाई की है उसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू माइनस बी के हेड, ठीक है। दैट इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। इनटू द प्लेन का मतलब है अगेन आपको क्रॉस वहां पे नजर आएंगे, क्रॉस यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसका मतलब है इनटू द पेपर है। अच्छा, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो देखें ये माइनस बी के। अब इसका क्या मतलब है, माइनस बी के क्यों लिखा हुआ है, के का तो ये मतलब हो गया ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपने उसको जेड एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई किया है। के हेड यूनिट वेक्टर हम लेते हैं जी डायरेक्शन के लिए। ये एक तो इससे पता चल गया हमें कि उसकी जो डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग है। ये जो बी है, बी का मतलब है ये उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड की बी है। डायरेक्शन जो है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग है। लेकिन पॉजिटिव जेड एक्सिस है या नेगेटिव जेड एक्सिस है वो आपको इस साइन से पता चलेगा। यहाँ पे देखें ये एक नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो जेड एक्सिस है वो नेगेटिव वाला है, यानी कि पॉजिटिव वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग नहीं है बल्कि नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है। here you can see here in this figure, ठीक है। ये दो एंड है सी एंड डी, उसको हमने किया हुआ है। अभी देखें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड एक्सिस है। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस ये, नेगेटिव जेड एक्सिस ये है, ये वाला बैक वाला, यानी कि हमने उसको इनटू द प्लेन अप्लाई किया हुआ है, और इनटू द प्लेन जो है नेगेटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन ही बनती है। नाउ द व्हेन रॉड इज मूव्ड अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इस रॉड को, ये जो कंडक्टिंग रॉड है जिसके ऊपर कोई चार्ज प्लस क्यू है, इसको जब हम मूव करवाते हैं किसी भी वेलोसिटी v के साथ इस इन कंडक्टिंग रेल के ऊपर और उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, then this rail will move with the velocity v, constant velocity v, then the charge q inside this rod also move with velocity v। सारी सी बात है, देखें जब आप इस रॉड को मूव करवा रहे हैं तो रॉड के ऊपर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है दैट इज प्लस क्यू। तो जाहिर सी बात है कि जब रॉड मूव करे तो इसका मतलब है कि वो चार्जेस भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। उस रॉड के अंदर जो चार्जेस हैं वो भी मूव कर रहे हैं और उसी वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे जिसके साथ रॉड मूव करेंगे। लेट्स सपोज दैट वेलोसिटी इज दिस। अब इस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये डायरेक्शन यहाँ पे इसने एक्सिस ड्रॉ किए हुए हैं। ये जो डायरेक्शन बनती है, ये जो डायरेक्शन है दिस इज द एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो रॉड मूव करेगी विद द वेलोसिटी v इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड हमने माइनस जेड एक्सिस डायरेक्शन के लॉन्ग अप्लाई की हुई है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग है। और रॉड की जो वेलोसिटी है दैट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसको मूव करवाएंगे तो ये क्या करेगा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। इसको कौन सी मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम इसको मूव करवा रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, इज इक्वल टू माइनस बी के है, ठीक है। एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग है। अब हमने फाइंड क्या करना है कि इसके ऊपर मूव करवाने से जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल होगी। हमने मैग्नेटिक, जाहिर सी बात है जब मूव करवा रहे हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अप्लाई करे तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस रॉड के ऊपर कोई ना कोई फोर्स भी तो लगाएगी ना, कोई वर्क डन भी तो करेगी। वो फोर्स किसके इक्वल होगी, दैट इज द एफ एम, और उसको हमने फाइंड करना है। तो हमें देखिए सिंपली हमने पीछे अगर आपको याद हो हमने लॉरेंट्स ला पढ़ा था, लॉरेंट्स फोर्सेस पढ़ी थी। उसमें क्या था कि जब आप किसी भी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेलोसिटी v के साथ मूव करवाते हैं तो सिंपली उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है वो इसके इक्वल होती है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो ये सिंपली देखिए हमने एक कंडक्टर को मूव करवाया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद वेलोसिटी v।
अब उस कंडक्टर के ऊपर जो चार्जेस था वो प्लस क्यू थे, तो प्लस क्यू चार्जेस जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी के साथ जब मूव करेंगे तो उनके ऊपर कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सिंपली q इनटू v क्रॉस p। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज भी पुट कर दें। वेलोसिटी किसके इक्वल थी, vi, और b की मैग्नीट्यूड क्या थी, माइनस बी के, नेगेटिव साइन ये बाहर आ गया। अब देखें v क्रॉस b, अपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे, तो इनके अब यूनिट वेक्टर यहाँ पे कर रहे हैं, इनकी इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन कर लें, v क्रॉस b को ओपन कर लें, क्या आ जाएगा, ये वी बी मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगी, और आई क्रॉस के किसके इक्वल होता है, के क्रॉस आई होता है जे के इक्वल, तो ये आई क्रॉस के है, ठीक है ना, ऑपोजिट है। आई क्रॉस के का मतलब है ये माइनस जे के इक्वल है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस क्यू वी बी जे हेड, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स अब इसके ऊपर जो लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, वो वाई एक्सिस के अलोंग लग रही है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग अप्लाई हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड एक्सिस के अलोंग थी, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रही है उस कंडक्टर के ऊपर वो किस डायरेक्शन में है, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो लग रही है। नाउ द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन चार्जेस अलोंग प्लस वाई एक्सिस, द मैग्नेटिक फोर्स pushes plus q charges towards end A and minus q charges towards end B simply। ठीक है, दोनों तरह के चार्जेस होंगे इसमें, तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, प्लस क्यू चार्जेस को पॉजिटिव एंड की तरफ करेगी और माइनस क्यू चार्जेस को एंड बी की तरफ, यानी कि इस एंड की तरफ उसको पुश करेगी, एक पॉजिटिव वाले इधर हो जाएंगे, नेगेटिव वाले इधर हो जाएंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे चूंकि चार्जेस हैं, चार्जेस इन्वॉल्व हैं, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर कोई ना कोई वो भी इंड्यूस्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिव देखें एक तरफ हो गए, नेगेटिव एक तरफ हो गए हैं, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन के अलोंग इंड्यूस्ड होगी, दैट विल आल्सो बी अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वाई एक्सिस के अलोंग जो करेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। फोर्स किसके इक्वल है, अभी हमने देखा है, फोर्स के ये रिलेशन है, डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड जो आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज इक्वल टू वी बी। ठीक है, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, डायरेक्शन नहीं देख रहे, अगर डायरेक्शन करना होगा तो फिर आपने यहाँ पे यूनिट वेक्टर डाल देना और यहाँ पे जे हेड डाल देना है, लेकिन चूंकि हम सिर्फ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिंपली ई इज इक्वल टू वी बी। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप बता सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन, अगर और उसके अलावा अगर आपने वेलोसिटी बतानी है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, तो सिंपली आप ये रिलेशन यूज करके वहां से आप वेलोसिटी बता सकते हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हुई है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वहाँ उसके अंदर आप किसी चार्ज पार्टिकल को किसी वेलोसिटी v के साथ मूव करवाते हैं, वो वेलोसिटी आपने बतानी है, तो सिंपली आप इस रिलेशन से v इज इक्वल टू ई ओवर बी, यहाँ से आप वो वेलोसिटी जो है वो बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड का और ईएमएफ का रिलेशन किस तरह से, देखिए ऑलरेडी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से रिलेट करती है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैं सॉरी इंड्यूस वोल्टेज, इंड्यूस ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है, E इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, यानी कि ये आपके पास V है, बेसिकली ये पोटेंशियल है, इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। ठीक है, कि यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, कॉस थीटा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जिस डायरेक्शन में वो आपकी रॉड कंडक्टर मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या होगा, जीरो है, एंगल जीरो होगा तो ये सिंपली ई डी आर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ई की हमने अभी वैल्यू फाइंड की है कि ई किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, वी बी के, ये वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, तो वी बी इसकी वैल्यू पुट कर दें। अब यहाँ पे वी बी देखें, जो जो इंटेग्रल है, जो चीज़ चेंज हो रही है वो बेसिकली क्या चीज़ चेंज हो रही है, वेलोसिटी हमने बात की थी इनिशियली कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करवा रहे हैं, बी भी यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वी भी यूनिफॉर्म है। अब जो चीज चेंज हो रही है दैट इज द लेंथ, यानी कि वो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, जिस डिस्टेंस में वो मूव कर रहा है, लाइक उसने एक पॉइंट से ए से मूव करके वो बी तक गया है, या जीरो से लेके वो एल तक पूरे रेलिंग के अक्रॉस अगर वो मूव कर रहा है, तो लेंथ कितनी थी उसकी, ये टोटल लेंथ क्या है, वो जीरो से लेके एल तक जो है वो चेंज हो रहा है उसका डिस्टेंस जो है, तो इसको इंटीग्रेट कर दें, डी आर को सिंपली लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे तो ये एल के इक्वल आ जाएगा, उसमें अपर और लोअर लिमिट पुट करें, एल माइनस जीरो तो दैट विल बी इक्वल टू एल।
ये हमको बस इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने करंट फाइंड करना है कि कितना करंट इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, ये ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड हुई है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है या इस्टेब्लिश हुआ है लूप के अंदर वो कितना है। ठीक है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि लूप की जो अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है इस लूप की, दैट इज आर। ठीक है, आर रेजिस्टेंस है इस लूप की, उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है वो ई है। उस ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से जो करंट इस्टेब्लिश हुआ है इस लूप के अंदर इंड्यूस्ड हुआ है वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू सिंपली ई ओवर आर, यानी कि मोशनल ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ किसके इक्वल है, अभी हमने ये फाइंड किया है वी बी एल ओवर आर। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ द current established in the loop, amount of the current or magnitude of the current established in the loop, and what will be the direction। अब डायरेक्शन इसी क्या होगी, तो डायरेक्शन इस करंट की हमेशा ऑपोजिट होगी उस रीजन के जिस रीजन ने इसको प्रोड्यूस किया। ठीक है ना, अब किस रीजन की वजह से ये प्रोड्यूस्ड हुआ है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपली मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई थी और उसकी वजह से फिर आगे से करंट जो है स्टैब्लिश हुआ था, इंड्यूस्ड हुआ था। तो इस करंट आई की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इट ऑलवेज अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ अगर हम इसको देखें तो इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ। by you can find by the magnetic force on the rod having length L through which current I is flow। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जो है हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो हम वो फाइंड कर सकते हैं। बी क्या था, ये उसकी मैग्नीट्यूड थी, लेंथ एल जो है वो ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है, सॉरी वाई एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है ना, ये रॉड की जो लेंथ है वो ये है, ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के लॉन्ग ये रॉड की लेंथ है। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो माइनस जे एक्सिस के लॉन्ग थी। तो यहाँ से हम हमने अपने एफ की वैल्यू फाइंड करनी है कि इस कंडक्टर के ऊपर जो है वो, रॉड के ऊपर जो है वो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है वो किसके इक्वल है। तो वो एफ किसके इक्वल होगी, ये अब दैट इज सिंपली इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, आई इंटू एल क्रॉस बी। तो ये करंट आई एज इट इज रहेगा एल क्रॉस बी। एल किसके लॉन्ग है, जे के लॉन्ग है, बी किसके लॉन्ग है, माइनस के लॉन्ग है। इसकी ये पुट कर दें। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में पुट करें वैल्यू सिंपली। अब यहाँ पे है जे क्रॉस बे, जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है, प्लस आई के इक्वल होता है। तो प्लस आई, ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी बाहर था, ये बाहर रहेगा, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी माइनस आई एल बी। तो अब ये इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, वो आई एल बी है, और डायरेक्शन क्या है, माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। यानी कि उस रॉड के ऊपर, रॉड को जब आप उसके अंदर मूव करवा रहे हैं तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी, माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है ना, और उसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी, सिंपली आई एल बी। ठीक है, अब इसको यूं भी बता सकते हैं और अगर मजीद वैल्यूज पुट करना चाहें तो आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आई की वैल्यू पुट करें, करंट हमने अभी फाइंड किया है, आई किसके इक्वल था, वी बी एल ओवर आर। ठीक है, आई की वैल्यू पुट करके इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड आ जाएगी उस मैग्नेटिक फोर्स की जो उस रॉड के ऊपर एक्ट कर रही है। Now this magnetic force is opposite to the external mechanical force and must be equal in magnitude for constant speed of rod। अब ये जो फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट कर रही है ये मैकेनिकल फोर्स के ऑपोजिट होगी, क्योंकि वो रेलिंग के ऊपर रॉड जो है वो मूव भी कर रही है, तो उसके मैकेनिकल फोर्स के ये ऑपोजिट होगी। मैकेनिकल फोर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द मैकेनिकल पावर। हमें सिंपली पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क मैकेनिकल पावर के इक्वल होता है, पावर सिंपली किसके इक्वल होती है, मैकेनिकल पावर जिसका फोर्स इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है एफ पी। तो इसी रिलेशन में, इस वेल नॉन रिलेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर दें। एफ एल हमने अभी फाइंड किया है। ठीक है, इसको लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, रीअरेंज करें, तो आपके पास ये मैकेनिकल पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैकेनिकल पावर ये आ गई। और अब हमने अगर इलेक्ट्रिकल पावर फाइंड करनी है कि वो कितनी है, कितनी इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो इसमें हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें लूप में किसी करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से कोई ना कोई उसमें इलेक्ट्रिक पावर भी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी भी इसमें इन्वॉल्व है। तो रेट ऑफ चेंज, the rate of energy dissipated in the loop।
ठीक है। सिंपली इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड, उस लूप के अंदर करंट पर प्रोड्यूस होने की वजह से जो एनर्जी डिसिपेट, इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेट हो रही है जिस रेट के साथ, दैट इज सिंपली द इलेक्ट्रिक पावर। वो स्केयर आर, आई स्केयर आर के इक्वल होती है। ठीक है, आई के में भी वैल्यू फाइंड की थी, ऊपर करंट की वैल्यू हमने फाइंड की है आई। ठीक है, करंट की ये वैल्यू जो है इसमें पुट कर दें, करंट की वैल्यू पुट कर दें, उसका स्केयर ले लें और साथ में उसको रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वो इलेक्ट्रिक पावर आ जाएगी, जो यानी कि वो रेट जिस रेट के साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उस लूप के अंदर डिसिपेट हो रही है। दिस इज द मैकेनिकल पावर एंड दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर। तो अब क्या होता है, क्या है कि मैकेनिकल पावर जो है ये बेसिकली, ये मैकेनिकल पावर जो है ये कंप्लीटली मैंने इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो रही होती है, ये सारी की सारी कंप्लीटली जो है वो इसमें कन्वर्ट हो रही थी। ये पावर जो थी हमारे पास इनिशियली, ये पावर थी मैकेनिकल पावर थी, और वो कन्वर्ट किस में हुई है, इलेक्ट्रिक पावर में। तो दिस मोशनल ईएमएफ इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, जिसमें एसी जनरेटर का यही बेसिक प्रिंसिपल है, इन विच मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यही हम उसमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो यूज करते हैं एसी जनरेटर के अंदर, कि हमारा मेन पर्पस वहाँ पे एसी जनरेटर में ये होता है कि हमने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करना होता है। तो वहाँ पे फिर हम ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है यूज करते हैं इन एसी जनरेटर। लेंज लॉ, the Lenz law again states that the direction of induced current in a loop is such that it always opposes the reason which produced that current. Similarly, Lenz law उसमें ये था कि EMF जो इंड्यूस्ड हो रही है वो उस कॉज को अपोज करेगी जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहां पे EMF की बात करें तो यहाँ पे इंड्यूस करंट की बात है कि इंड्यूस करंट जो है किसी भी लूप के अंदर जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी उस रीजन के, जो रीजन उसको प्रोड्यूस कर रही है, जो वो कॉज उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। सिमिलरली उसी तरह से हमने क्या किया, अब मैग्नेटिक फ्लक्स के, जब किसी कॉइल के अंदर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, हमने सिंपली, हमें पता है अभी हमने पीछे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है कि जब हम किसी लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, एंड दैट मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू सिंपली माइनस एन डी फाई एम ओवर डी टी। हियर एन इज द नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, डी फाई एम, हियर फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिस रेट से चेंज हो रहा है वही है। अब इसी तरह से हमने क्या किया, हमने ये कोई करंट कैरिंग लूप ले लिया, ठीक है। now this negative sign is basically represent the direction of induced EMF, ठीक है। ये नेगेटिव, अगेन ये जो नेगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ लेट्स टेक अ कॉइल, ठीक है, एंड दिस, ये हमने कॉइल ले लिया जिसके एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, व्हाट एवर, मे बी 5 है, 10 है, 15, 100, व्हाट एवर, कोई भी नंबर एन हो सकता है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमने एक कॉइल ले लिया जिसके एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उस कॉइल को हमने कनेक्ट कर दिया विद अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, एंड अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट और एक गैल्वेनोमीटर के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, और ये कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट कर रहा है, उसकी हमें पता है कि जो स्ट्रेंथ होती है, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होती हैं। नाउ व्हेन दिस बार मैग्नेट इज मूव टू एंड फ्रो इन द कॉइल, कि जब हम, आप देखें इस, ये यहाँ पड़ा हुआ है, अब इसको, अब इस कॉइल के अंदर आप टू एंड फ्रो मूव करें, ठीक है, अब इस कॉइल के अंदर आप इस बार मैग्नेट को लेके आए और इसको मूव करवाएं। अब उसके अंदर जब आप उसको मूव करवाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ जो है वो चेंज होगी। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ कुछ और है, जब ये कॉइल से थोड़ा सा पीछे है, दूर है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कुछ और है। जब उसको आप मैग्नेटिक इसके अंदर लेके आएंगे, कॉइल के अंदर से पास करेंगे, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ कुछ और होगी। इसी तरह से थोड़ा सा आप उसको और आगे पीछे करते हैं तो यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को की स्ट्रेंथ को आप चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ को आप चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। पीछे क्या था फेराडेज लॉ में, हमने कॉइल को मूव करवाया था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यहाँ पे कॉइल को हम मूव नहीं करवा रहे, यहाँ पे हम बार मैग्नेट को उसके अंदर मूव करवा रहे हैं, बार मैग्नेट को कॉइल के पास ला के उसको टू एंड फ्रो जो है वो मूव करवा रहे हैं, और मूव करवाने से हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, उसका रेट चेंज कर रहे हैं। उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो फिर कोई करंट इंड्यूस करेगी, एंड दैट करंट विल बी ऑलवेज ऑपोजिट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ व्हेन, जब हम इस बार मैग्नेट को मूव करवाएंगे, ठीक है, इस कॉइल के अंदर, तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर जो है ये कोई ना कोई डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है ना, इट विल शो सम डिफ्लेक्शन।
लेकिन जब ये बार मैग्नेट जब एट रेस्ट होगा, ठीक है, चाहे वो कॉइल के अंदर ही पड़ा हुआ है और लेकिन वो एट रेस्ट पे है, तो गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन जो है वो शो नहीं करेगा। देखिए डिफ्लेक्शन शो ही तभी होनी है, करंट इंड्यूस ही तभी होना है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। जब आपने इसको एक जगह खड़ा कर दिया है, आप उसको मूव ही नहीं करा रहे हैं, यानी कि वहाँ पे जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो है। आप उसका उसको फील्ड स्ट्रेंथ को आप चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जब तब तक चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा, रेट चेंज नहीं होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो होगी गैल्वेनोमीटर के ऊपर। So even inside this coil, अगर मैग्नेट बार को आपने इनसाइड दिस कॉइल भी रख दिया लेकिन आप उसके मूव नहीं करवा रहे हैं तो अगेन कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। इट मींस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट इनसाइड द कॉइल द डिफ्लेक्शन अपीयर। कि डिफ्लेक्शन होती किस वजह से है, करंट क्यों इंड्यूस्ड होगा, जब ये इसके अंदर मूव करेगा, इस कॉइल के अंदर बार मैग्नेट इसके अंदर एट रेस्ट में पड़ा रहेगा तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। इस कॉइल के अंदर जब वो मूव करेगा फिर करंट इंड्यूस्ड होगा। सो व्हेन जब अच्छा अब वो क्या होता है, जब आप इसके नॉर्थ पोल पोल को, इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जब आप इस गैल्वेनोमीटर की तरफ जब आप मूव करते हैं, ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर की तरफ जब मूव करते हैं तो देन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज। जब नॉर्थ पोल को मूव करवाएंगे तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, जब साउथ पोल को आप मूव करवाएंगे तो फिर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है फ्लो करेगा। सिंपली राइट हैंड रूल आप इस पे अप्लाई करेंगे तो आपको करंट की डायरेक्शन जो है उससे मिल जाएगी। ओके, इसी तरह से जब आप साउथ को करेंगे तो वो क्लॉकवाइज होगा, जब नॉर्थ को करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, पुश ऑफ द मैग्नेट इज द काज दैट प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड करंट। अब यहाँ पर रीजन क्या, काज क्या है, उस मैग्नेट को पुश करना जो है दैट इज द काज। उसको जो पुश करना है वो कॉज है, उस काज ने उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस की है। आप उसको पुश नहीं करेंगे, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, साकन है, स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा, नो करंट इंड्यूस्ड। जैसे ही आपने उसको पुश करवाया, पुश का मतलब है उसने मूव करवाया, आपने उसको मूवमेंट दी, जो जो आपका पुश करना था उसको मूव करवाना था, दैट इज बेसिकली द रीजन, द काज व्हिच इंड्यूस द प्रोड्यूस द इंड्यूस करंट इन दैट कॉइल। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दैट इंड्यूस करंट इज ऑपोजिट टू द पुश ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आप उसको पुश करवा रहे हैं जो करंट फ्लो होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा। So the Lenz law is in accordance to the law of conservation of energy. Just like a Lenz law जो है law of conservation of energy के होता है कि जब आप देखिए उसको मूव करवाते हैं तो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। अभी हमने पीछे भी देखा कि मैकेनिकल पावर को बेसिकली हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जनरेटर्स वगैरह के अंदर, कि हमने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। तो अब ये ओवरऑल टोटल एनर्जी है वो कंजर्व ही रहती है। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस उस सिस्टम की, अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। तो यहाँ पे भी यही केस है कि एक फॉर्म से आप एनर्जी को दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लॉ, बट टोटल एनर्जी सिस्टम की वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लाइक अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सिस्टम की एनर्जी जो है वो 100 जॉल थी, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी थी, फॉर्म जो भी हो एनर्जी की, मैकेनिकल चाहे उसकी फॉर्म थी, लेकिन अगर सिस्टम की इनिशियल एनर्जी थी वो 100 जॉल थी, तो उसकी कन्वर्ट करने के बाद उस सिस्टम की जो फाइनल एनर्जी है दैट शुड आल्सो बी 100 जॉल। वो भी 100 जॉल ही होनी चाहिए। इनिशियल और फाइनल एनर्जी जो है वो सेम होनी चाहिए, वट एवर उसकी फॉर्म जो मर्जी हो जाए। इनिशियली हो सकता है वो मैकेनिकल फॉर्म थी उसकी, बाद में आपने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अमाउंट जो है उसकी जो वो है वो सेम होनी चाहिए, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके, इसी तरह से सिमिलरली जैसे हमने पहले किया है उसी तरह से लेंथ ला जैसे हम पीछे देख रहे थे। अगेन हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया, एक अपने कोई कंडक्टर लिया, उसकी लेंथ एल है, ठीक है, उसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड थी उसके अंदर उसको हमने मूव करवाया, ये रेलिंग थी, ये इसके दोनों एंड्स को हमने किसी गैल्वेनोमीटर के साथ जो है कनेक्ट कर दिया है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है, उसके डायरेक्शन अलॉन्ग अगेन माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। अब इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम राइट साइड पे मूव करवाते हैं विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो इसके इक्वल होगी। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है।
और अब मैग्नेटिक फील्ड की हमें पता है कि वैल्यू ये है, उसके अंदर जो कंडक्टर के ऊपर मूव करवाने से जो फोर्स एक्ट करेगी दैट विल बी इक्वल टू, हमने भी पीछे देखा आई एल क्रॉस बी, वैल्यूज पुट करें सेम वही चीज जो भी मैंने पीछे फाइंड की है। ये मैग्नेटिक फोर्स जो बेसिकली उस कंडक्टर के ऊपर जो है वो लगेगी मूव करवाने से, और वो फिर जो है वो उसमें करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से। अगेन उसी तरह से वही सारी चीजें, अगेन वही कैलकुलेशन है सारी। अब हमने देखना है मैकेनिकल पावर को हम इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम दोनों देखते हैं कि मैकेनिकल पावर क्या है और इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। जिस तरह से हमने पीछे देखा सिमिलरली उसी तरह से मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक फोर्स के एग्जर्ट होने से जो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है मैकेनिकल फोर्स के, तो मैकेनिकल फोर्स की वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी है या मैकेनिकल पावर है वो किसके इक्वल थी, दैट इज सिंपली द डूइंग ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सिंपल मैकेनिकल जो पावर उसके ऊपर लग रही है वो फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, जो फोर्स उस कंडक्टर के ऊपर लग रही है और जो वेलोसिटी है जिसके साथ उसको आप मूव करवा रहे हैं। तो इनकी वैल्यूज पुट करें, फोर्स अभी हमने पीछे फाइंड की है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये मैकेनिकल पावर आपके पास आ जाएगी। और इस तरह से इलेक्ट्रिक पावर किसके इक्वल होती है, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर ये वो करंट है जो उसके अंदर इंड्यूस्ड हो रहा है, आर कॉइल की रेजिस्टेंस है, तो उसको वैल्यूज पुट करें ये आपके पास सिंपली आ जाएगा। तो ये इस कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म, मैकेनिकल पावर इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इन द इलेक्ट्रिकल पावर। So again hence Lenz law is accordance with the law of conservation of energy, ठीक है, एक फॉर्म से आपने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और वो अगेन कंजर्व रहेगा। तो इसको इस प्रिंसिपल को हम हर उस जगह पे यूज कर सकते हैं, हम हर उस डिवाइस में या उस ऐसी डिवाइस फैब्रिकेशन में हम यूज कर सकते हैं कि जहाँ पे हमने मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन कन्वर्ट इस तरह से करना है कि टोटल एनर्जी सिस्टम की जो है वो कंजर्व रहेगी। एक फॉर्म से जस्ट दूसरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, बस ओवरऑल टोटल सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो दैट शुड बी कंजर्व।